हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग का फिर से एक नए लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि फोटोसिंथेसिस में जो एटीपी और एनएडीपीएच बन रहा था हमारा ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन, जिसमें हमने साइक्लिक और नॉन साइक्लिक रिएक्शन और नॉन साइक्लिक दोनों की बात की थी। तो जो एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन हो रहा था उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है या कहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, ये पॉइंट नंबर है 11.7। ठीक है, तो 11.7 आज हम पूरा डील करेंगे। चलिए, तो सबको पता है कि जो एटीपी हो या एनएडीपीएच हो वो किसके प्रोडक्ट हैं, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अब लाइट रिएक्शन के जनरली तीन प्रोडक्ट हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब तीन प्रोडक्ट ऑलरेडी पता है आपको कौन कौन से हैं। एटीपी है, एनएडीपीएच है और ऑक्सीजन है। ठीक है, ये भी पता है एटीपी और एनएडीपीएच ये दोनों हमारे नॉन साइक्लिक और साइक्लिक रिएक्शन के दौरान बनते हैं। साइक्लिक रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या बनती है, एटीपी बनती है। ठीक है, और नॉन साइक्लिक में एटीपी और एनएडीपीएच दोनों का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ये जो एटीपी या एनएडीपीएच है इनका इस्तेमाल किया जाता है क्या बनाने के लिए, शुगर बनाने के लिए। ठीक है, हम शुगर के फॉर्मेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है किसमें, डार्क रिएक्शन के लिए। कौन से रिएक्शन के लिए, डार्क रिएक्शन के लिए। लाइट रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, तो इसका मतलब जाहिर सा है कि अब हमको डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब ऑक्सीजन कहाँ से निकल रहा है भाई, ये भी पता है आपको। वाटर की स्प्लिटिंग हो रही थी, यहाँ से क्या क्या रिलीज हो रहा था, 4H+ निकल जा रहा था, साथ में 4 इलेक्ट्रॉन निकल जा रहे थे, और एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो रहा था, रिलीज हो जा रहा था। ये मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जनरली ल्यूमेन में रिलीज हो रहा था, और ल्यूमेन से फिर ये बाहर डिफ्यूज आउट हो जाएगा और एक वेस्ट गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो अब जो एटीपी बना वो साइक्लिक रिएक्शन में बना था, जबकि नॉन साइक्लिक में एटीपी और एनएडीपीएच दोनों बना था। अभी आज हम ये भी जान लेंगे कि साइक्लिक रिएक्शन इतनी ज़रूरी है क्यों भाई। अगर नॉन साइक्लिक से ही हमारा काम हो जाना था, एटीपी बना दे रहा, एनएडीपीएच बना दे रहा, तो साइक्लिक की रिक्वायरमेंट ही क्या है, क्यों साइक्लिक रिएक्शन कर रहे हैं हम, तो वो भी जान लेंगे आज। अब देखिए, बात सिंपल सी यही है कि लाइट रिएक्शन था, नॉन साइक्लिक रिएक्शन होता है कंप्लीटली। क्यों, इसलिए बोला जाता है क्योंकि नॉन साइक्लिक में एटीपी और एनएडीपीएच दोनों का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि लाइट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ नॉन साइक्लिक रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट कौन सा, एटीपी और एनएडीपीएच, ये जो प्रोडक्ट है ये इस्तेमाल होते हैं किसके लिए, डार्क रिएक्शन के लिए। और डार्क रिएक्शन में क्या होता है, CO2 जो होता है ये रिड्यूस होकर के क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, जिसको हम बोलते हैं शुगर। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पर एक बायो सिंथेसिस हो रही है। क्या हो रही है, बायो सिंथेसिस हो रही है। इसीलिए हम इस रिएक्शन को, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनने वाले रिएक्शन को क्या बोलते हैं, बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं। और साथ में यह एक एंजाइमेटिक प्रोसेस होती है। कैसी प्रोसेस होती है, एंजाइमेटिक प्रोसेस होती है। इसमें एंजाइम्स का इस्तेमाल होता है। किनका इस्तेमाल होता है, एंजाइम्स का इस्तेमाल होता है। ये मेम्ब्रेन के अंदर होती हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन के अंदर होती हैं। और दूसरी बात, इनके लिए फ्लूइड फिल्ड मीडियम चाहिए। कैसा चाहिए, फ्लूइड फिल्ड मीडियम चाहिए। इसीलिए जो डार्क रिएक्शन है पता होगा कि किसके अंदर होती है, स्ट्रोमा के अंदर होती है। कहाँ होती है, स्ट्रोमा के अंदर होती है। बात समझ में आ गई। तो डार्क रिएक्शन डायरेक्टली लाइट पर डिपेंड नहीं करती है, ये उसके प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट कौन कौन से, एटीपी है और एनएडीपीएच है। ठीक है, अब जो डार्क रिएक्शन का नाम है ये एक मिसनोमर है, ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं क्लासरूम में। जैसे ये लाइट की अनअवेलेबिलिटी पर, अगर मान लीजिए हमने लाइट को क्या कर दिया, अनअवेलेबल कर दिया, लाइट मौजूद ही नहीं है, तो कुछ समय तक जो बायोसिंथेटिक रिएक्शन या बायोसिंथेटिक जो फेज है वो कंटिन्यूअस तो रहेगा कुछ समय तक के लिए, लेकिन उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा। अब कुछ समय तक ये चल क्यों रहा था, तो जब तक लाइट मौजूद थी, जब तक लाइट मौजूद थी तब तक तो इसने एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन किया था। ठीक,
तब तक एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन हुआ था, और उतने समय तक ये एटीपी और एनएडीपीएच क्या हो रहे थे, यूज़ किए जा रहे थे। ठीक, ये यूज़ किए जा रहे थे। लेकिन जब एक बार हमने लाइट को अनअवेलेबल कर दिया तो फर्दर किसी एटीपी या एनएडीपीएच मॉलिक्यूल का जो एक्स्ट्रा फॉर्मेशन अब होने वाला था वो नहीं हो रहा, क्योंकि लाइट बंद हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि जो ऑलरेडी एटीपी और एनएडीपीएच बन चुके हैं उनका तो भाई सब फुली कंजम्पशन होगा, फुली तरीके से इस्तेमाल किए जाएंगे। ठीक, तब एक समय बाद जब एटीपी और एनएडीपीएच खत्म हो जाएगा तो बायोसिंथेटिक फेज भी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी कुछ समय बाद। ठीक, लेकिन फिर से जब हम लाइट को अवेलेबल करवाएंगे तो बायोसिंथेटिक फेज फिर से क्या हो जाएगी, कंटिन्यूअस हो जाएगी, फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि भैया डार्क रिएक्शन एक मिसनोमर टर्म है। ये डार्क में नहीं होता बल्कि किसमें होता है, लाइट के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं रहता बट इनडिपेंडेंट होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हमने जब पूरा ओवरऑल रिएक्शन पढ़ा था, जनरलाइज्ड इक्वेशन देखा था, तो जनरल इक्वेशन ये था कि CO2 प्लस H2O मिलकर के क्या बना रहे थे, कार्बोहाइड्रेट बना रहे थे। सिंपल सी बात है। ठीक, लेकिन अब कुछ साइंटिस्ट लोग थे, उन्होंने थोड़ी सी बुद्धि लगाई और ये कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की, और वो सवाल कुछ बड़े इंटरेस्टिंग से थे। उनको ये जानना था कि भैया ये जो कार्बोहाइड्रेट आ रहा है, पहली बात तो ये बन कहाँ से रहा है, और दूसरी बात कि अगर ये CO2 ही कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो रहा है तो फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा है, वो फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा है जिसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहली बार स्टेबलाइज हो रहा है, या कह सकते हैं कि फिक्स हो रहा है। ठीक, कि CO2 का जो फर्स्ट प्राइमरी प्रोडक्ट हो रहा है फिक्सेशन के बाद वो कौन सा है। तो उसके लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह परफॉर्म किए गए, तो जा करके कुछ हमको रिस्पॉन्स मिला। अब कहानी होती है ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 की। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। यूएसए ने क्या किया, जापान के ऊपर एटॉमिक बम दाग दिया। क्या दाग दिया, एटॉमिक बम। गुस्से में एटॉमिक बम फेंक दिया उनके दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी। अब इन दो शहरों पर जैसे ही एटम बम गिरा वहां पर रेडियो एक्टिविटी फैल गई। क्या फैल गई, रेडियो एक्टिविटी। इस रेडियो एक्टिविटी के फैलते ही वहां पे तो जितने लोग मौजूद थे उसमें से मैक्सिमम की तो ऑन स्पॉट डेथ हो गई। बट जो लोग बचे रहे और उन्होंने जब अपनी फर्दर जनरेशन उनकी कोई पैदा हुई तो उन लोगों में हमको म्यूटेशन देखने को मिला। क्या देखने को मिला, म्यूटेशन देखने को मिला। और ये म्यूटेशन हुआ किसकी वजह से था, रेडियो एक्टिविटी की वजह से। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया भैया कि रेडियो एक्टिविटी एक अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत ही खराब चीज़ है, और इसकी वजह से नुकसान ही होता है, फायदा नहीं होता है। लेकिन वही बात है कि आग का किस तरीके से इस्तेमाल करना होता है ये उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप फायर का इस्तेमाल कुकिंग के लिए कर रहे हैं तो भैया वेल एंड गुड है। लेकिन अगर इसी आप फायर का इस्तेमाल घर जलाने के लिए कर रहे हैं तो फिर भैया तो नुकसान होगा ही होगा। ठीक है, तो वही है कि आप किसी चीज़ का इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैल्विन, पूरा नाम था मेल्विन कैल्विन। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी को गुड पर्पस के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि भैया ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि रेडियो एक्टिविटी सिर्फ खराब चीज़ें ही हैं, हम रेडियो एक्टिविटी का गुड यूज़ भी देख सकते हैं। और इन्होंने क्या किया कि इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए रेडियो एक्टिव कार्बन बनाए। क्या बनाए, रेडियो एक्टिव कार्बन बनाए। ठीक है, और इस रेडियो एक्टिव कार्बन को C14 को उन्होंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया इसका। ठीक है, रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड। और इस रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड को इन्होंने फीड करवाया किसको, एक एल्गी को। ठीक है, और उस एल्गी का नाम था क्लोरेला। क्या नाम है उस एल्गी का, एल्गी का नाम है क्लोरेला। तो क्लोरेला नाम की एल्गी को उन्होंने ये C14 वाला रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड खिलाया। अब फोटोसिंथेसिस करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमको चार चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। कितनी चीज़ों की, चार चीज़ों की, पता है ना। पहला तो CO2 चाहिए, दूसरा वाटर चाहिए, तीसरा सनलाइट चाहिए, और चौथा
क्लोरोफिल चाहिए। CO2 तो हमने यहाँ से दे दी उसको, रेडियो एक्टिव वाली। सनलाइट हमने उसको प्रोवाइड करा दी, पानी हमने दे दिया। एल्गी था, नाम क्लोरेला ग्रीन था, तो इसका मतलब इसके पास क्या भी मौजूद है, क्लोरोफिल भी मौजूद है। तो इसका जाहिर सा ये मतलब हुआ कि अब ये आगे चल कर के क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। क्या बनाएगा, एक समय बाद ग्लूकोज बनाएगा। बात समझ में आ गई। अब ये जो ग्लूकोज बना ये भी कैसा निकला, रेडियो एक्टिव निकला। कैसा निकला, रेडियो एक्टिव। तो कैल्विन साहब ने ये देखा कि ये एल्गी जितनी बार रेडियो एक्टिव कार्बन का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बना रहा था, वो प्रोडक्ट हर बार क्या बन रही थी, ग्लूकोज बन रही थी। हर बार उन्होंने जितनी बार भी देखा कि CO2 से एल्गी क्या बना रहा है, तो हर बार CO2 से एल्गी क्या ही बना रहा था, ग्लूकोज बना रहा था। लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि ग्लूकोज जो था ना, वो फर्स्ट प्रोडक्ट नहीं था, बल्कि फाइनल प्रोडक्ट था। क्या था, फाइनल प्रोडक्ट था। तो अब उनका दिमाग थोड़ा ठनका। उन्होंने क्या किया, इस CO2 के पाथ को ट्रेस किया। CO2 के पाथ को क्या किया, ट्रेस किया। और इस टेक्निक को बोला जाता है रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक। ठीक है, इन्होंने इस रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक का इस्तेमाल किया और इस CO2 के पाथ को फॉलो किया, तो उनको एक पाथवे दिखाई पड़ा, एक साइकिल दिखाई पड़ी। और उस साइकिल में उनको एक फर्स्ट फर्स्ट स्टेबल प्राइमरी प्रोडक्ट दिखाई पड़ा। क्या पड़ा उसमें, प्राइमरी प्रोडक्ट दिखाई पड़ा। इसका मतलब कि CO2 सबसे पहले किस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, वो उनको मिल गया। वो प्राइमरी प्रोडक्ट इनको मिल गया। किसको मिला वो प्राइमरी प्रोडक्ट, कैल्विन को। और उस प्राइमरी प्रोडक्ट का उन्होंने नाम रख, मतलब जो प्रोडक्ट था वो था PGA, 3 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। उनको जो प्रोडक्ट मिला वो था 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, तो जब उनको 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मिला, तो ये भी पता चल गया कि यह एक 3 कार्बन का कंपाउंड था। कितने कार्बन का कंपाउंड था, 3 कार्बन का कंपाउंड था। देखो CO2 एक कार्बन का कंपाउंड, ठीक है, एक कार्बन। ग्लूकोज हमारा कितने कार्बन का, 6 कार्बन का। ठीक, तो और उनको जो प्रोडक्ट मिला वो कितने कार्बन का मिला, जो प्राइमरी प्रोडक्ट था वो कितने कार्बन का मिला, 3 कार्बन का। ठीक, तो इसीलिए इनके जो साइकिल का जो नाम पड़ा, वो पड़ा एक तो इनके नाम के ऊपर, कैल्विन साइकिल। दूसरा, प्राइमरी प्रोडक्ट 3 कार्बन का था, इसीलिए इसको C3 साइकिल या C3 पाथवे बोला गया। और जिन प्लांट में भी ये C3 साइकिल चल रही थी, उन प्लांट्स को बोला गया C3 प्लांट्स। क्या बोला गया, C3 प्लांट्स। ठीक है, अब देखो थोड़ा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फिगर देखते हैं कि कैसा होता है, ये इनका थोड़ा स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, देखो ये जो कंपाउंड है CH2OH, CHOH और CH2OH, ये होता है हमारा ग्लिसरॉल। क्या होता है, ग्लिसरॉल। ठीक है, 3 कार्बन का एक स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल की ये पोजीशन से पहली, दूसरी, तीसरी। मैंने क्या किया, पहली पोजीशन से OH को हटा करके इसको एसिड में कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट कर दिया, एसिड में। ठीक है, अल्कोहल था, अल्कोहल से हमने इसको एसिड में कन्वर्ट कर दिया, तो ये बन गया ग्लिसरिक एसिड। क्या बन गया, ग्लिसरिक एसिड। ठीक, फिर मैंने इसके फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे मैंने एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच करवा दिया। क्या अटैच करवा दिया, फॉस्फेट ग्रुप। देखो फॉस्फेट ग्रुप कैसे अटैच होता है, ये रहा हमारा फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, POOH, ये OH और यहाँ पे OH। ठीक, देखो ये पूरा एक एसिड है और ये क्या है, अल्कोहल है। ठीक, तो एसिड और अल्कोहल जब आपस में आकर के रिएक्ट करते हैं, तो उसमें से पानी निकलता है और उनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, जिसको बोला जाता है फॉस्फो फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। क्या बोला जाता है,
फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड, तो इनके बीच में बना फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड, और ये कहलाया, देखो 1 2 थर्ड पोजीशन पे क्या लगा है, फॉस्फोरिक एसिड लगा है, इसीलिए इसको बोला गया 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बात समझ में आ गई, क्या बोला गया इसको, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, नाम पड़ा इसका 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक। फिर उसके बाद कुछ और साइंटिस्ट वगैरह थे, उन्होंने ये पूछा, एक क्वेश्चन पूछा कि क्या सभी प्लांट C3 ही फॉलो करते हैं, और क्या सभी प्लांट में पीजीए ही हमारा फर्स्ट प्राइमरी एक्सेप्टर है। तो भाई क्वेश्चन तो अराइज हुए, तो एक साइंटिस्ट का ग्रुप था, साइंटिस्ट का नाम था हैच एंड स्लैक। इन्होंने कई सारे प्लांट पर स्टडी किया और ये पाया कि भैया सभी प्लांट C3 नहीं होते, और सभी प्लांट का प्राइमरी एक्सेप्टर पीजीए भी नहीं होता, क्योंकि कुछ प्लांट ऐसे थे जो C4 थे। क्या थे, C4। इसका मतलब कि इनका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट था वो एक 4 कार्बन का एसिड था। कितने कार्बन का एसिड था, 4 कार्बन का एसिड था, और इस 4 कार्बन के एसिड का नाम था ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्या नाम था, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एक 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है। कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, एक 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ठीक। तो हैच एंड स्लैग ने कौन सा पाथवे खोज दिया, C4 पाथवे। क्या खोज दिया, C4 पाथवे। इसी को C4 साइकिल भी कहा जाता है, और इसी को हैच एंड स्लैग पाथवे के नाम से भी जाना जाता है, हैच एंड स्लैग साइकिल या हैच एंड स्लैग पाथवे, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि इन्हें भैया कुछ C4 प्लांट भी होते हैं, और जिनके अंदर हमको एक 4 कार्बन का प्राइमरी एक्सेप्टर देखने को मिलता है, मतलब वो एटम या वो स्ट्रक्चर जो कार्बन को क्या करता हो, एक्सेप्ट करता हो पहली बार में, ठीक है, मतलब सॉरी एक्सेप्ट करके प्रोडक्ट बनाता हो, तो वो हमारा फर्स्ट प्राइमरी प्रोडक्ट था। अब दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए C3 पाथवे और C4 पाथवे में, तो कुछ फीचर्स है दिए हुए, जैसे पहला प्रोडक्ट C3 का क्या बनता है, पीजीए बनता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और वहीं C4 का क्या बनता है, OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। इसका कार्बन एटम्स की संख्या कितनी होती है, पीजीए में 3 होती है, और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में 4 होती है। फाइनल प्रोडक्ट दोनों का क्या होता है भैया, दोनों क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। एट द एंड क्या बनता है, दोनों में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ठीक। साइंटिस्ट कौन से थे, C3 वाले के साइंटिस्ट थे मेल्विन कैल्विन, और C4 के थे हैच एंड स्लैग, ठीक है। C3 के साइकिल को क्या बोला जाता है, केल्विन साइकिल, साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखा गया था। सेम उसी तरीके से इसको बोला जाता है हैच एंड स्लैग पाथवे। इसको C3 साइकिल या C3 पाथवे, इसको भी C4 साइकिल या C4 पाथवे, ठीक है। उन प्लांट्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है जिनमें C3 साइकिल होती है और जिनमें C4 साइकिल होती है। तो C3 साइकिल वाले कुछ प्लांट हैं, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, पोटैटो हो गया, और वहीं C4 प्लांट में कौन कौन से हैं, मेज है, शुगर केन है, और सॉर्गम मतलब बरसीन, ठीक है। तो ये वो ऐसे प्लांट है जिनमें क्या होता है, हमारा C4 पाथवे चल रहा है या फिर C4 साइकिल चल रहा है। बात समझ में आ गई। तो अब जाहिर सी बात है कि अगला टॉपिक हमारा C3 साइकिल ही होना चाहिए, ठीक है, C3 साइकिल होना चाहिए, ठीक है। और इसी C3 साइकिल को किसने डिस्कवर किया था, केल्विन ने डिस्कवर किया था। तो हम डार्क रिएक्शन ऊपर देख भी चुके हैं कि भैया ऊपर डार्क रिएक्शन को बायोसिंथेटिक रिएक्शन भी बोला जा रहा है, ठीक। और इसी बायोसिंथेटिक रिएक्शन को केल्विन साइकिल भी कहा गया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो केल्विन साइकिल जब शुरुआत हुआ तो उससे पहले केल्विन के दिमाग में कुछ सवाल थे, ठीक। उनका सीधा सा सवाल एक ये था कि एक बात बताइए जरा, कि हमारे कि हमको बनाना है ग्लूकोज एट द एंड, ठीक है, अपन को क्या बनाना है, ग्लूकोज बनाना है, और ग्लूकोज है 6 कार्बन का, ठीक है। लेकिन इससे पहले हमें एक फर्स्ट प्राइमरी प्रोडक्ट मिल जा रहा है 3 कार्बन का। कितने कार्बन का, 3 कार्बन का, ठीक है। 3 कार्बन का प्रोडक्ट मिल जा रहा है जिसका नाम है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जब बन रहा है तो ये एक CO2 का क्या है, CO2 को एक्सेप्ट करके ही कोई ना कोई इसको बना रहा है। तो इसका मतलब कि CO2
फिक्स होकर के फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना रहा है जिसका नाम है पीजीए। ठीक, तो इसका मतलब भाई सिंपल से यही हुआ ना कि कोई एक CO2 का एक्सेप्टर तो होगा ही होगा। तो CO2 को एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, उस स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो कैल्विन ये जानना चाह रहे थे कि भैया उसमें जो एक्सेप्टर है उसके कार्बन की संख्या कितनी है। ठीक है, जो एक्सेप्टर बन रहा है और एक्सेप्टर के बाद हमारा प्रोडक्ट बन रहा है तो उस एक्सेप्टर में कार्बन की संख्या कितनी है। ठीक है, तो केल्विन के अकॉर्डिंग क्या था कि देखो कार्बन डाइऑक्साइड में तो एक कार्बन है, ठीक, और हमको जो प्राइमरी प्रोडक्ट मिला हुआ है उसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो जाहिर सी बात है कि भैया जो प्राइमरी एक्सेप्टर होगा उसमें 2 कार्बन रहे होंगे, तभी तो 2 कार्बन प्राइमरी एक्सेप्टर का, 1 कार्बन CO2 का, तो मिल करके कितने कार्बन हो जाएंगे, 3 कार्बन। अब मेल्विन केल्विन को लगा भैया ये तो बहुत आसान है यार, तुरंत हमको कोई भी ऐसा कंपाउंड ढूंढ ले रहे हैं जिसमें कितने कार्बन हो, 2 कार्बन हो और वो एक्ट कर रहा हो एज अ प्राइमरी एक्सेप्टर। अब मेल्विन केल्विन लग गए इसको ढूंढने में। अब उन्होंने साल भर ढूंढते रहे, लेकिन उनको कोई 2 कार्बन मॉलिक्यूल का प्राइमरी एक्सेप्टर मिला ही नहीं। वो ढूंढते रहे लेकिन उनको 2 कार्बन का प्राइमरी एक्सेप्टर मिला ही नहीं। ठीक, अब ये परेशान, हताश, समझ में नहीं आ रहा आगे क्या होगा क्या होगा, क्योंकि 2 कार्बन मॉलिक्यूल के प्राइमरी एक्सेप्टर ढूंढ रहे थे बट इनको 2 कार्बन का प्राइमरी एक्सेप्टर मिला ही नहीं। फिर अचानक से एक प्राइमरी एक्सेप्टर मिला हमको, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्राइमरी एक्सेप्टर मिला वो एक शुगर था। क्या था, शुगर था। और ये शुगर 2 कार्बन का नहीं था। कितने कार्बन का था, 5 कार्बन का। कितने कार्बन का, 5 कार्बन का। लोग ढूंढ रहे थे 2 कार्बन का प्राइमरी एक्सेप्टर, लेकिन मिला कितने कार्बन का, 5 कार्बन का। और इस 5 कार्बन वाले प्राइमरी एक्सेप्टर का नाम था राइबुलोज बिसफॉस्फेट, RUBP। क्या नाम था, राइबुलोज बिसफॉस्फेट, RUBP। और ये जो राइबुलोज बिसफॉस्फेट था ये 5 कार्बन का शुगर था। साथ में यह एक प्रकार का कीटोज शुगर था जो कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में पाया जा रहा था। और ये एक CO2 का एक्सेप्टर भी था। सारे कंडीशंस को फॉलो कर रहा था। ठीक, और ये रहा RUBP का स्ट्रक्चर पूरा। देखो ये रहा हमारा CH2OH, फिर C, ये रहा हमारा कीटोन ग्रुप। ठीक है, फिर CHOH, फिर CHOH, फिर CH2OH। ये रहा हमारा राइबुलोज शुगर। ये राइबुलोज क्या है, शुगर है। ठीक है, लेकिन हमको चाहिए क्या, राइबुलोज बिसफॉस्फेट चाहिए। तो भैया इतना पता होगा ना, बिस का मतलब क्या होता है, 2, और फॉस्फेट का मतलब PO4-2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब 2 जगह पे फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करेंगे। किसको अटैच करेंगे, फॉस्फेट ग्रुप को। तो फिर से नंबरिंग देखो, ये रहा CH2OH, ये रहा C डबल बॉन्ड O, ये रहा CHOH, ये रहा CHOH, और ये रहा CH2OH। अब ये रही इसकी नंबरिंग, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन। हमने क्या किया, फिफ्थ पोजीशन पर एक फॉस्फेट लगाया और फर्स्ट पोजीशन पर एक फॉस्फेट लगाया। पता ना, ऐसे फॉस्फेट नहीं लगाते, मैंने बता रखा है। यहाँ से हम वाटर को रिमूव कर देंगे दोनों जगह से, यहाँ से भी वाटर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से अटैच हो जाएगा O बॉन्ड के साथ, इस तरीके से CH2O, P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड OH, इस तरीके से लग जाएगा। बात समझ में आ गई। तो अब ये क्या कहलाएगा, पूरा नाम होगा इसको राइबुलोज 1,5, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे लगा है और फिफ्थ पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप लगा है, तो ये कहलाएगा राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। क्या कहलाएगा, 1,5 बिसफॉस्फेट। इसको बोला जाएगा RUBP। ठीक, RU का मतलब राइबुलोज और BP का मतलब बिसफॉस्फेट। ये जो RUBP है जो कि 5 कार्बन का था, ये क्या करता है, एक CO2 के साथ कंबाइन करता है और
3 PGA के 2 मोल्स बनाता है। कितने मोल्स बनाता है? 2 मोल्स बनाता है। देखो ये मिलकर के तो बनता है 6 कार्बन का एक प्रोडक्ट, लेकिन ये 6 कार्बन का प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होता है, ठीक। लेकिन हमको चाहिए स्टेबल प्रोडक्ट। ये स्टेबल अनस्टेबल होता है, इसीलिए ये टूट करके 3 PGA बनाता है। मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है, जिसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। और यह एक स्टेबल प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट होता है? स्टेबल प्रोडक्ट होता है, ठीक। और इसके कितने मोल्स बनते हैं? 2 मोल्स बनते हैं, ठीक। तो 3 कार्बन ये रहा, तो 3 दूनी 6 कार्बन। बात समझ आ गई? तो फर्स्ट प्राइमरी एक्सेप्टर हमारा 3 PGA है, 3 कार्बन का। सो जो प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन का एक ये है, एसिड है। और जो हमारा एक्सेप्टर है वो है RUBP, जिसको हमने नाम दिया है राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। बात समझ में आ गई? ये 5 कार्बन का है। एक कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है, 6 कार्बन का एक अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है, जो टूट करके 3 कार्बन के 2 मोल्स में टूट जाता है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो उनको मिल चुका था। अब जाहिर सी बात है, अब अगर उनको वो एक्सेप्टर मिल चुका था, तो अब कैल्विन साइकिल की शुरुआत हो रही होगी, ठीक है। तो इसी कैल्विन साइकिल को बोला जाता है क्या? C3 साइकिल। क्या बोलते हैं हम इसको? C3 साइकिल भी बोलते हैं। अब कुछ बेसिक बेसिक से इंट्रोडक्शन के बारे में बता दे रहे हैं, ठीक है। कैल्विन साइकिल को मेलविल कैल्विन और उनके कोवर्कर्स ने मिलकर के ढूंढा था। इसको कैल्विन पाथवे या कैल्विन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में होता है कैल्विन साइकिल। ऐसा नहीं है कि कुछ ही फोटोसिंथेटिक प्लांट में, नहीं, ये सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट में होता है। क्योंकि चाहे प्लांट C3 हो, चाहे प्लांट C4 हो, अगर उनमें शुगर का फॉर्मेशन करवाना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता क्या है? कैल्विन साइकिल। सिर्फ कैल्विन साइकिल ही वो रास्ता है जिसके थ्रू आप शुगर का फॉर्मेशन करवा सकते हैं, चाहे वो प्लांट C3 हो, चाहे वो प्लांट C4 हो, ठीक। और ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है, पता है ना। ये रहा क्लोरोप्लास्ट, ये रहे उनके थैलाकोइड मेम्ब्रेन, जिनको बोला क्या है? ग्रेना। और ये बाहर वाला पूरा एरिया क्या है? हमारा स्ट्रोमा है, ठीक। तो ये स्ट्रोमा वाले रीजन में होता है। अब इसको हम साइकिल क्यों बोलते हैं? ठीक है, एक सिंपल सा सवाल होता है। तो सवाल का जवाब ये है कि जो RUBP है, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर है, ये जब यूज हो जाता है तो वापस से ये रीजनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है? रीजनरेट हो जाता है। और रीजनरेट होकर के साइकिल को क्या करता है? ये कंटिन्यू रखता है। इसीलिए इसको हम साइकिल बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको कैल्विन साइकिल कहा जाता है। अब इस कैल्विन साइकिल के 3 मेन स्टेजेस हैं। कितने मेन स्टेजेस होते हैं? 3 मेन स्टेजेस, या कह सकते 3 मेन स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा होता है रिडक्शन, और तीसरा होता है रीजनरेशन। कौन कौन सा? कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे एक एक चीजें। कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज में कार्बन का एडिशन होना, ठीक। रिडक्शन आप सभी लोगों को पता है, ठीक है। और रीजनरेशन का मतलब दोबारा से किसी चीज का रीजनरेट हो जाना। अब देखो बेसिक स्टेप्स कहां से स्टार्ट हुए। RUBP ने एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया? एक्सेप्ट किया, और किसमें कन्वर्ट हो गया? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। मतलब किसी भी चीज में कार्बन डाइऑक्साइड का जुड़ना ही तो क्या कहलाता है? कार्बोक्सिलेशन। तो ये रहा पहला स्टेप, कार्बोक्सिलेशन। ये एक एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, और उस एंजाइम का नाम है रूबिस्को। क्या नाम है एंजाइम का? रूबिस्को, ठीक। अब इस रूबिस्को का जो फुल फॉर्म है वो है राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये क्या मतलब हुई भाई? एडिशन तो कार्बन डाइऑक्साइड का हो रहा है ना, तो ये ऑक्सीजनेज का क्या मतलब है? तो एक बात बोल रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना। ये जो रूबिस्को एंजाइम होता है ना, ये डबल काम करता है, ठीक है। अब मैं उसको बोल नहीं सकता, यूट्यूब की गाइडलाइन मुझको ब्लॉक करवा देगी, वरना मैं उसको लिख देता हूँ। ये एंजाइम ये होता है, ठीक है, बहुत बड़ा होता है ये। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करवा रहा है, लेकिन ये राइबुलोज में ऑक्सीजन को भी ऐड करवा सकता है। राइबुलोज बिसफॉस्फेट जो मैंने ऊपर बनाया था, ये दिख रहा ना, ये देखो कहाँ गया, ये रहा राइबुलोज बिसफॉस्फेट RUBP।
यहाँ पर अगर मैं CO2 का एडिशन करवा दूं तो ये जो एंजाइम होगा ये कहलाएगा RUBP कार्बोक्सिलेज। यही एंजाइम कहलाएगा ना भाई, जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन करा रहा हूँ। लेकिन CO2 के एडिशन के साथ साथ वही एंजाइम ऑक्सीजन को भी ऐड करवा सकता है इसी RUBP में, इसीलिए ये कार्बोक्सिलेज के साथ ऑक्सीजनेज भी हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको कहते हैं क्या, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। बात समझ में आ गई, इसीलिए इसका नाम है रूबिस। देखो रूबिस यहाँ से आ गया, राइबुलोज बिसफॉस्फेट मतलब 1,5 बिसफॉस्फेट, ठीक, और ये को का सी का हो गया कार्बोक्सिलेज और ओ से हो गया ऑक्सीजनेज। मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड का भी एडिशन करा सकता है राइबोलोज बिसफॉस्फेट में, और ऑक्सीजन का भी एडिशन करा सकता है किसमें, बिसफॉस्फेट में, राइबोलोज बिसफॉस्फेट में। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मेन हमारा तीनों स्टेजेस स्टार्ट होते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में इतना डिटेल नहीं दिया हुआ बट बता रहा हूं तो बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए ये रहा RUBP, इसने कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट किया है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिला, एटमॉस्फेयर से। पहली स्टेज हो गई हमारी कार्बोक्सिलेशन की। एंजाइम कौन सा इस्तेमाल हुआ है, रुबिस्को, ठीक है। इससे यह एक 3 कार्बन का एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है। फर्स्ट प्रोडक्ट है प्राइमरी, जिसका नाम है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जिसको हम 3PGA बोल रहे हैं। बात समझ में आ गई। ये रहा उस 3PGA का डायग्राम, COOH CHOH CH2OH, जिसके थर्ड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, फॉस्फेट लगा हुआ है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये 3PGA कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। किसमें, 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कुछ नहीं हुआ है, ध्यान से देखना, कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ थर्ड पोजीशन पर ऑलरेडी फॉस्फेट ग्रुप लगा था, हमने फर्स्ट पोजीशन पर भी क्या लगा दिया, एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया, इसीलिए क्या हो गया, 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फर्स्ट पोजीशन पर कुछ नहीं था, खाली था, हमने यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पर क्या लगा दिया, फॉस्फेट लगा दिया, इसीलिए हो गया 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब भैया ये फॉस्फेट आया कहाँ से है, तो ये फॉस्फेट आया है ATP से। तो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जब 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक में चेंज होता है तो ATP मॉलिक्यूल टूटती है और ADP बनाती है। तो जाहिर सी बात है एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज तो होगा, और यही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आकर के जुड़ जाता है इसके फर्स्ट पोजीशन पर। लेकिन ये ATP आया कहाँ से, तो भैया लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट था कि नहीं था ATP। तो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट जो ATP था वो इस्तेमाल किया गया है और ADP कन्वर्ट हुआ है, प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो था वो इस्तेमाल किया गया यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पर लगा करके, और इसको कन्वर्ट कर दिया गया है 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। अब ये जो 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ये कन्वर्ट होता है 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। किसमें चेंज हो जाता है, 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड में। अब एल्डिहाइड क्या होता है, CHO। क्या होता है, CHO। ये रहा एसिड, ये रहा एल्डिहाइड, ये रहा एसिड, ये रहा एल्डिहाइड। एसिड का एल्डिहाइड में चेंज होना क्या कहलाता है प्रभु, रिडक्शन। क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो इसका मतलब है यहाँ पे किसका एडिशन हुआ है, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है। अब हाइड्रोजन एडिशन करने के लिए भी रिडक्शन तो होना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे NADPH रिड्यूस हुआ है किसमें, NADP प्लस में, और H प्लस जो यहाँ से निकला है वो H आकर के किसके साथ जुड़ गया है, इस एसिड को इसने किसमें कन्वर्ट कर दिया है, एल्डिहाइड में। इसीलिए नाम पड़ा है इसका 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। देखो 1
3 डाई फॉस्फो, और ये पूरा है ग्लिसरल्डिहाइड, क्योंकि ये ग्लिसरॉल है ना पूरा। हाँ, तो पहले पोजीशन पर एल्डिहाइड, इसलिए इसको बोला गया ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक। तो अब ये NADPH कहाँ से आया है प्रभु? ये भी तो लाइट रिएक्शन का ही प्रोडक्ट है। ये भी तो नॉन साइक्लिक वाले में बना था। ठीक। अब ये जो डाईफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है, ये कन्वर्ट हो जाता है 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। किसमें? 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। कुछ नहीं हुआ है, फर्स्ट पोजीशन पर जो फॉस्फेट लगा था वो फॉस्फेट क्या हो गया? रिलीज हो गया। क्या हो गया? रिलीज हो गया। यहाँ से ये H3PO4 के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। किसके फॉर्म में बाहर निकल जाता है? सॉरी, H2PO3 के फॉर्म में। यहाँ से H2PO3 के फॉर्म में ये फॉस्फेट क्या हो जाता है? बाहर रिलीज आउट कर दिया जाता है, क्योंकि फॉस्फेट क्या होता है? P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, और ये O। ठीक है, तो O यहाँ पर इसके साथ एल्डिहाइड के साथ छूटा रह गया, बचा हमारा क्या? P, 1 2 3 PO3H2, तो H2PO3। ठीक है, ये H2PO3 क्या हो गया? बाहर निकल गया, तो फॉस्फेट हमारा यहाँ से रिलीज आउट हो गया। तो इसको मार्क करते हैं हम जरा, ये ग्रीन पेन से। ठीक है, यहाँ से साइकिल से क्या निकल गया हमारा? एक फॉस्फेट ग्रुप निकल गया, तो यहाँ पे H2PO3। ठीक है, H2PO3 हमारा बाहर निकल गया, सिंपल कह सकते हैं यही हमारा क्या था? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर आ गया है। चलिए, ठीक है, ये रहा। ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर आ गया, तो किसमें चेंज हो गया? ये 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे जो हमारा फॉस्फेट लगा हुआ था वो रिलीज आउट हो गया है, तो अब ये सिर्फ ये बचा हुआ है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है ना, ये 3 कार्बन का शुगर होता है। क्या होता है? एक 3 कार्बन का शुगर होता है, और इसी 3 कार्बन के शुगर को बोला जाता है ट्रायोज फॉस्फेट। क्या बोला जाता है? ट्रायोज फॉस्फेट या फिर ट्रायोज शुगर। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, ट्रायोज शुगर जो है वो कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है। ठीक है, और ट्रायोज शुगर एक बार बन चुका है तो वो ट्रायोज शुगर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज बन चुका है तो आगे वो सुक्रोज बना देगा, और यही सुक्रोज किसके फॉर्म में स्टोर कर दिया जाएगा? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर दिया जाएगा। अब एक बात बताइए जरा, कि यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड हमको जो मिला है वो 3 कार्बन का है। ठीक है, ग्लूकोज कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का है। तो इसका मतलब हमको ग्लूकोज बनाने के लिए कितना मोल फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड चाहिए? 2 मोल चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? तभी तो हम 6 कार्बन का प्रोडक्ट बना पाएंगे। अब 2 मोल का अगर हमको फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड चाहिए, इसका मतलब हमको 2 मोल 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड चाहिए। इसका मतलब हमको 2 मोल 1,3 क्या चाहिए? डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड चाहिए। हमको 2 मोल 3 PGA चाहिए, और ये 2 मोल 3 PGA बनाने के लिए हमको 1 मोल CO2 चाहिए और 1 मोल RuBP चाहिए। बस हो गया खत्म। लेकिन एक समस्या आ गई। समस्या क्या है? अगर 1 मोल RuBP यूज कर रहे हैं, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 2 मोल 3 PGA बन रहा है। सिर्फ 2 मोल 1,3 DPGA बन रहा है। सिर्फ 2 मोल 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बन रहा है, और सिर्फ 2 मोल फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बन रहा है, और यही 2 मोल कन्वर्ट हो जा रहा है ग्लूकोज में। तो भैया साइकिल तो यहीं पर खत्म हो जा रही है। ग्लूकोज बना दिया, खत्म। इसका मतलब कि एक समय बाद RuBP चलते 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 खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से कि नहीं? अब जब RuBP पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, तो दोबारा जब कार्बन डाइऑक्साइड आएगा कार्बोक्सिलेशन के लिए, तो वो कहेगा भैया जरा RuBP को बुलाओ, लेकिन RuBP तो ऑलरेडी कंज्यूम हो चुका है,
खत्म हो चुका है क्या बनाने के चक्कर में? ग्लूकोज बनाने के चक्कर में। और आरयूबीपी अगर रहेगा ही नहीं तो इसका मतलब फर्दर कार्बोक्सिलेशन या ये सारी चीज़ें तो होंगी ही नहीं। अब अगर ये सारी चीज़ें हुई होंगी ही नहीं तो भैया ग्लूकोज का फॉर्मेशन भी तो एक समय के बाद खत्म हो जाएगा। अब ग्लूकोज का फॉर्मेशन खत्म हो गया तो मतलब भैया प्लांट खत्म है। ऐसा तो होने देना नहीं है। तो क्या किया जाए? तो कुछ बातें हैं जो थोड़ी और ध्यान से सुन लीजिए। ये कहलाता है कार्बोक्सिलेशन। देखो, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक रिड्यूस ही तो हुए हैं। ठीक। अब देखो देखो, अरे यार सिंपल कर लो ना भैया, ऑक्सीजन का रिमूवल, यहाँ पे COOH था, यहाँ पे CHO था, तो भैया ऑक्सीजन घटा ही तो है। तो घटना ही क्या हो जाता है? रिडक्शन हो जाता है। अब उस बात पे आते हैं। तो हमारा ध्यान केल्विन ने दिलाया, केल्विन साहब ने, कि भैया रिएक्शन में जब पूरी रिएक्शन देखोगे फोटोसिंथेसिस तो उसमें 6 कार्बन इन्वॉल्व होते हैं। कितने? 6 मोल CO2 इन्वॉल्व होते हैं। तो भैया अगर हम 6 मोल CO2 ले रहे हैं तो इसका मतलब है हमको 6 मोल RUBP भी लेना पड़ेगा। अब अगर 6 मोल RUBP और 6 मोल CO2 ले रहे हैं तो टोटल मिल करके कितना मोल PGA का बनेगा? भैया देखो, 6 कार्बन ये, 6 कार्बन ये, टोटल कितने कार्बन हो गए? 12 कार्बन। 12 कार्बन कैसे प्रभु? अब RUBP में 5 कार्बन। ठीक। तो 6 × 5 = 30 कार्बन। ठीक है। और 30 + 6 कितने कार्बन हो गए? 36 कार्बन। ठीक है। अब 36 कार्बन को तुमको 3 3 कार्बन के पार्ट में डिवाइड करना है। तो 3 से डिवाइड करोगे तो 12 आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका मतलब 3 PGA कितना मोल बन रहा है? 12 मोल। कितने मोल? 12 मोल। अब अगर 12 मोल 3 PGA बन रहा है तो 12 मोल क्या बनेगा? 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी बनेगा। अब अगर 12 मोल डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया तो 12 मोल हमारा क्या बनेगा? 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनेगा। और अगर 12 मोल डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बना तो 12 मोल हमारा 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड भी बनेगा। अब इस 12 मोल में से 2 मोल इस्तेमाल हो जाएगा क्या बनाने के लिए? ग्लूकोज बनाने के लिए। तो बचा कितना मोल? 10 मोल बचा क्या? 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। अब 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड 3 कार्बन का शुगर है। तो इसका मतलब टोटल कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी? 30 कार्बन। अब 30 कार्बन मिल गए आपको तो आपको RUBP बनाना है जो कितने कार्बन का है? 30 कार्बन का है। तो आपके पास 30 RUBP है, मतलब 30 कार्बन का RUBP बनाना है टोटल, और 30 कार्बन आपके पास मौजूद है। तो इसका मतलब कितने RUBP बनेंगे? 6 मोल RUBP बनेंगे। लेकिन RUBP बनने से पहले एक दूसरा कंपाउंड बनता है जिसको बोला जाता है राइबुलोज 5 फॉस्फेट। क्या बोला जाता है? राइबुलोज 5 फॉस्फेट। 5 कार्बन का होता है लेकिन इसके पहले कार्बन पर कोई भी फॉस्फेट अटैच नहीं होता है, सिर्फ 5वें पर फॉस्फेट अटैच होता है। ठीक। देखो ये कन्वर्ट हुआ तो 30 कार्बन था टोटल। 30 कार्बन का हमको 5 कार्बन के रिस्पेक्ट में करना है तो उसका मतलब 6 मोल हमारा बनेगा, या कह सकते हो 6 मॉलिक्यूल बनेगा। किसका? राइबुलोज बिसफॉस्फेट का। अब तुमको बनाना है राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट बनाना है तुमको। इसका मतलब तुमको पहले कार्बन पर भी फॉस्फेट लगाने हैं और 5वें कार्बन पे तो ऑलरेडी फॉस्फेट लगा है। तो कितने फॉस्फेट ग्रुप तुमको और चाहिए लगाने के लिए? टोटल 6 मॉलिक्यूल बन रहा है तो बताओ 6 ATP की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं होगी? तो ये 6 ATP जाएंगे, 6 ADP में टूटेंगे और 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाएंगे। ये 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक एक मॉलिक्यूल ऑफ RUBP में लगते चले जाएंगे और फिर से दोबारा से RUBP हमारा क्या हो जाएगा? रीजनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीजनरेट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि ये काम एक साइकिल में तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर एक साइकिल में RUBP चला वो तो भैया हो जाएगा खत्म। इसीलिए
टोटल में कितनी साइकिल चलानी होगी हमको? टोटल 6 साइकिल चलानी होगी, ताकि हम क्या बना सकें, एक मॉलिक्यूल बना सकें, किसका? ग्लूकोज का। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज को बनाने के लिए हमको ये पूरी साइकिल कम से कम 6 दफ़ा चलानी है। कितनी दफ़ा चलानी है? 6 दफ़ा चलानी है। बात समझ में आई? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए और एनसीईआरटी में जरा देखिए क्या फिगर दिया हुआ है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। एनसीईआरटी का एक बार डायग्राम देख लेते हैं। देखो, ये रहा हमारा राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, जिसको हमने नाम दिया हुआ है RUBP, ठीक है। ये RUBP क्या करता है? एटमॉस्फेयर से CO2 को एक्सेप्ट करता है और प्रोसेस का नाम होता है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन के बाद ये बनाता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। हमने क्या बनाया था? हमने बनाया था 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक। ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फिर किसमें चेंज हुआ था? 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, सॉरी डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। फिर ये डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड किसमें चेंज हो गया था? 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड में। किसमें चेंज हो गया था? 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड में। अब देखो, चेंज होने के लिए एक जगह ATP से चेंज हुआ था ADP में, और दूसरी जगह NADPH से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और NADP प्लस। तो ये भी लिखा हुआ है, ATP से क्या हो गया हमारा? ADP, और NADPH से NADP प्लस और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है, ठीक। रिडक्शन के पश्चात क्या बना था? हमको मिला था 3-फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड, और 3-फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड एक 3 कार्बन का क्या था? 3 कार्बन का एक शुगर था, और ये 3 कार्बन के शुगर को बोला जाता है ट्राइओस। देखो, 3 कार्बन ट्राइओस, 4 कार्बन टेट्रोस, 5 कार्बन पेंटोस, 6 कार्बन हेक्सोस। हेक्सोस, और ग्लूकोज क्या होता है? हेक्सोस शुगर होता है। तो 3 कार्बन के शुगर को बोला जाएगा ट्राइओज, फॉस्फेट अटैच है इसीलिए ट्राइओज फॉस्फेट। ये ट्राइओज फॉस्फेट कन्वर्ट होगा किसमें? ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज कन्वर्ट होगा सुक्रोज में, और एट द एंड स्टोर कर लिया जाएगा किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में, ठीक। अगर ये एक ही बार चलता तो भैया यहाँ पर खत्म हो जाता, लेकिन साइकिल 6 बार चल रही है, ठीक है। तो टोटल देखो, 6 ये, 6 ये, तो ये कितना बना? 12। ये कितना बना? 12। 2 यहाँ इस्तेमाल कर लिया गया, कितना बचा? 10। इस 10 का वापस से क्या हो जाएगा? रीजनरेशन हो जाएगा। बात समझ में आया? हम्म बात समझ में आई कि नहीं आई? ये जो 10 थे भैया, ये 3 कार्बन, तो टोटल कितने कार्बन? 30 कार्बन। 30 कार्बन है, और उसको 5-5 कार्बन के ग्रुप में तोड़ना है, तो कितने ग्रुप बनेंगे? टोटल 6 ग्रुप। तो 6 ATP का रिक्वायरमेंट लगेगा, 6 ADP बनेंगे, 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फिर से अटैच किए जाएंगे उसमें, और राइबोलोज 5 फॉस्फेट से क्या बन जाएगा? राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। समझ में आ गया? नहीं आया तो एक बार वीडियो फिर से उठा करके पूरा देख लेना शुरू से, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब सुनो, 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए हमको कितना टर्न लग रहा है? 6 टर्न। कितना टर्न? 6 टर्न। इसका मतलब 6 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होकर के कितना ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना रहा है? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना रहा है कि नहीं बना रहा है? और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए जो 6 CO2 फिक्स हो रहा है, उस फिक्सिंग में टोटल ATP कितने यूज हो रहे हैं? 18। और NADPH कितने यूज हो रहे हैं? 12। कैसे? आओ बताते हैं। देखो, टोटल कितनी बार चला है? इस 6 साइकिल चला है, तो 6 मोल ये टोटल मिलकर कितने बन गए? 12। अब तुमको 12 से 12 जाने में 12 फॉस्फेट ग्रुप लगेंगे नहीं लगेंगे? तो तुमको 12 ATP चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे हमको रिड्यूस करवाना है, तो हमको NADPH भी कितना चाहिए भैया? 12 चाहिए। तो 12 ATP, 12 NADPH। एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से निकल गया, ठीक। इधर आ जाओ, ये रहा हमारा टोटल में 30 कार्बन, 6 मोल हमको बनाना है। यहाँ पे 6 फॉस्फेट ग्रुप और चाहिए, तो 6 ATP और लग गया। तो टोटल ATP इस्तेमाल कितना हुआ? 12 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, 18 ATP इस्तेमाल हुआ है, ठीक।
इसका मतलब 18 एडीपी निकल गया। ठीक, NADPH कितना इस्तेमाल हुआ? 12 NADPH। कितना NADPH? 12 NADPH इस्तेमाल हुआ और 12 NADP प्लस क्या हो गया? निकल गया। तो एक बात जरा समझ में आ रही है हमारे कि अगर 6 कार्बन डाइऑक्साइड को एक ग्लूकोज में फिक्स करने के लिए 18 एटीपी 12 NADPH लग रहे हैं, इसका मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए हमको कितने एटीपी लगेंगे? 18/6 3 एटीपी और 12/6 2 NADPH। भैया ये वैल्यू तो बराबर नहीं है यार। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर सिर्फ और सिर्फ दुनिया में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रही होती तो भैया PS2 से जो इलेक्ट्रॉन निकल करके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर प्लास्टोक्यूनॉन, फिर ETS, फिर प्लास्टोसाइनिन, फिर PS1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NADP प्लस NADPH बन रहा था। तो भैया NADPH और ATP तो बराबर बनने चाहिए थे कि नहीं बनने चाहिए थे? अगर सिर्फ और सिर्फ नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन हो रही होती तो दोनों का अमाउंट सेम बनना चाहिए था। लेकिन क्या दोनों की रिक्वायरमेंट सेम है? नहीं ना, दोनों की रिक्वायरमेंट भैया अंतर है। तो एटीपी और एनएडीपीएच का अमाउंट सेम बनता है बट रिक्वायरमेंट किसकी ज़्यादा हो रही है? एटीपी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो इसका मतलब हमको कोनो ऐसा एक साइकिल चाहिए कि जो खाली एटीपी बना दे, वो भी एक्स्ट्रा वाला। तो क्या एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन नाम का चीज नहीं था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ PS1 पे लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे गया, यहाँ न जा करके सीधा वापस से ETS में घुसता है और वापस ये कंटिन्यू कर देता है। तो मतलब नॉन साइक्लिक चलते चलते कभी क्या हो जाती है? साइक्लिक हो जाती है। और ये साइक्लिक हो क्यों रही है? ताकि वो जो एक्स्ट्रा एटीपी मांगा जा रहा है आपसे, 6 एक्स्ट्रा 6 एटीपी जो मांगा जा रहा है, उस 6 एटीपी की पूर्ति हो जाए। इसीलिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी जरूरी होती है जब भी आपको केल्विन साइकिल करवानी हो। ठीक है, थोड़ा सा इन आउट का ग्राफ देख लें। अगर इन आउट का एक चार्ट दिया हुआ है किताब में कि टोटल 6 कार्बन डाइऑक्साइड इन होते हैं तो कितना ग्लूकोज निकलता है? एक। टोटल 18 एटीपी इन होते हैं तो कितना एटीपी निकलता है? 18। और टोटल 12 NADPH इस्तेमाल होते हैं तो कितना NADP प्लस निकलता है? 12 NADP प्लस। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि भैया केल्विन साइकिल में दोनों टाइप के फॉस्फोराइलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो साइक्लिक हो या वो नॉन साइक्लिक हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? दोनों की इक्वल इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है हमारा C3 साइकिल का टॉपिक खत्म। अब एक बार जरा जल्दी जल्दी NCERT की लाइनें हम पढ़ दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, 15-20 मिनट और लगेंगे। तो टॉपिक चल रहा था वेयर आर एटीपी एंड NADPH यूज्ड। तो क्या लिखा है? वी लर्न दैट द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन आर एटीपी NADPH एंड ऑक्सीजन, पता है हमको। ऑफ दीज ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट ऑफ क्लोरोप्लास्ट वाइल एटीपी NADPH आर यूज टू ड्राइव द प्रोसेस लीडिंग टू सिंथेसिस ऑफ फूड, मोर एक्यूरेटली शुगर। ठीक है, ऑक्सीजन तो बाहर डिफ्यूज हो जाता है लेकिन एटीपी और NADPH का इस्तेमाल होता है किस चीज़ के लिए? फूड के सिंथेसिस के लिए, या मोर एक्यूरेटली बोला जाए तो शुगर फॉर्मेशन के लिए। और इसी को बोला जाता है बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, या हम इसी को सिंपल में डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं। नाउ दिस प्रोसेस डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये बायोसिंथेटिक फेज वाली जो प्रोसेस है, लाइट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड नहीं रहती है, बल्कि प्रोडक्ट ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड रहती है, जो कि है हमारे क्या? एटीपी और NADPH बिसाइड CO2 एंड H2O। CO2 और H2O के अलावा ये दोनों प्रोडक्ट पर इनडायरेक्टली ये डिपेंड रहती है। बात समझ में आ गया? इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो डार्क रिएक्शन का जो नाम दिया गया हुआ, ये एक प्रकार का मिसनोमर है। सिंपल सा सीधा मतलब ये है कि भैया इनको एटीपी और NADPH की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बात समझ में आ गई? ठीक है,
फिर अगला लिख रहा है कि नाउ लेट अस सी हाउ द एटीपी एंड एडीपीएच आर यूज्ड इन बायोसिंथेटिक फेज। वी सॉ अर्लियर दैट CO2 इज कंबाइंड विद H2O टू प्रोड्यूस। हमने देखा हुआ था क्या कि CO2 जो है वो H2O के साथ कंबाइन करता है और कंबाइन करके क्या बनाता है, CH2ON, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ठीक है, या जिसको हम सिंपल में शुगर बोलते हैं। इट वॉज इंटरेस्ट ऑफ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का ये इंटरेस्ट था टू फाइंड आउट हाउ दिस रिएक्शन प्रोसीड, कि ये रिएक्शन किस तरीके से आगे बढ़ रही है, प्रोसीड हो रही है, और रैदर व्हाट वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन CO2 इज टेकन इनटू द रिएक्शन और फिक्स्ड। और ये जानना था, सबसे बड़ी बात ये जाननी थी कि CO2 जब फिक्स हो रही है या रिएक्शन में एंटर कर रही है तो वो कौन सा फर्स्ट ऐसा प्रोडक्ट है जो CO2 बना रही है। जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू के जस्ट बाद, अमंग सेवरल एफर्ट्स टू पुट रेडियो आइसोटोप टू बेनिफिशियल यूज, रेडियो आइसोटोप का अच्छा इस्तेमाल करने के चक्कर में द वर्क ऑफ मेल्विन कैल्विन एग्जाम्पल इन, मेल्विन कैल्विन का जो काम था वो बहुत ही प्रशंसनीय था। द यूज ऑफ रेडियो एक्टिव C14 बाई हिम, इन्होंने किसका इस्तेमाल किया, रेडियो एक्टिव C14 का इस्तेमाल किया इन एलगल फोटोसिंथेसिस, कौन सी फोटोसिंथेसिस में, एलगल फोटोसिंथेसिस। और कौन सा एल्गी का इस्तेमाल किया इन्होंने, क्लोरेला, क्लोरेला नाम की एल्गी का इस्तेमाल किया और उससे फोटोसिंथेसिस करवाई। तो फोटोसिंथेसिस के बाद इनको जो ग्लूकोज मिला वो भी कैसा था, रेडियो एक्टिव था, कैसा था, रेडियो एक्टिव था। लेकिन साथ ही साथ इनको जो फर्स्ट प्रोडक्ट की खोज हो रही थी वो भी मिल गया, और वो फर्स्ट प्रोडक्ट मिला इनको कितने कार्बन के फॉर्म में, 3 कार्बन का एक ऑर्गेनिक एसिड मिला, और उस 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड का नाम रखा इन्होंने PGA, क्या नाम रखा, PGA, मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और जिस पाथवे से इन्होंने इसको ट्रेस किया था उसको नाम रख दिया गया कैल्विन साइकिल, क्या बोला गया उसको, कैल्विन साइकिल। समझ में आ गया। नाउ साइंटिस्ट, कौन से साइंटिस्ट थे, हैच एंड स्लैक, ठीक है, उनकी बात की जा रही है। Hatch and Slack also tried to know whether all plants have PGA as the first product of putrefaction or whether any other product was formed in other plant। इनको ये जानना था कि क्या सिर्फ और सिर्फ PGA ही फर्स्ट प्राइमरी प्रोडक्ट है, या ये 3 कार्बन वाला ही है, क्या इसके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता, या कोई दूसरे प्लांट नहीं हो सकते। तो इन्होंने पाया, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड ओवर अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अनदर ग्रुप ऑफ प्लांट। कई प्लांट पर डिस्कवरी की गई और हमको अदर ग्रुप ऑफ प्लांट्स भी मिले, where the first stable product of CO2 fixation was again an organic acid। इस बार भी हमको एक ऑर्गेनिक एसिड ही मिला, लेकिन वो ऑर्गेनिक एसिड कितने कार्बन का था, 4 कार्बन का था। एंड दिस एसिड वाज आइडेंटिफाइड टू बी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई किया गया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, या सिंपल में OAA बोला गया। नाउ सिंस देन CO2 assimilation during photosynthesis was said to be two main types। और तब से ये जाना जाने लगा कि भैया CO2 का जो एसिमिलेशन होता है, जो फिक्सिंग होती है, वो 2 तरीके से हो सकती है। या तो CO2 की फिक्सिंग हम C3 से करवा सकते हैं, या तो हम C4 से करवा सकते हैं। चाहे C3 के रास्ते हो, चाहे C4 के रास्ते हो, एट द एंड इनको बनाना ही क्या है, ग्लूकोज ही बनाना है। बस अंतर ये है कि भैया C3 में CO2 को एक्सेप्ट करने वाला जो कार्बन होगा वो किसी दूसरे नंबर का होगा, और इसको एक्सेप्ट करने वाला कार्बन जो होगा वो दूसरे नंबर का होगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो 3 कार्बन का बनेगा, फर्स्ट प्राइमरी प्रोडक्ट, और इनका फर्स्ट प्राइमरी प्रोडक्ट 4 कार्बन का बनेगा। बात समझ में आ गई। तो वही लिखा हुआ है, दैट इज द C3 पाथवे एंड दोज इन विच द फर्स्ट प्रोडक्ट वाज अ C4 ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, दैट इज C4 पाथवे। दीज टू ग्रुप ऑफ प्लांट शोज अदर एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी विल डिस्कस लेटर, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ फिर उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2, कौन है भैया। लेट अस नाउ आस्क आवरसेल्फ अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड बाय द साइंटिस्ट हु वाज स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड द डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को समझने के लिए जो साइंटिस्ट थोड़े स्ट्रगल कर रहे थे, सवाल उन्होंने पूछा, हम भी पूछ रहे हैं। सवाल है कि हाउ मेनी कार्बन एटम वुड अ मॉलिक्यूल हैव विच आफ्टर एक्सेप्टिंग और फिक्सिंग CO2 वुड हैव 3 कार्बन। सीधा सा सवाल है कि जो कार्बन का फर्स्ट एक्सेप्टर है, प्राइमरी एक्सेप्टर है, उसके पास कितने कार्बन होने चाहिए, कितने कार्बन होने चाहिए ताकि वो 3 PGA बना सके। ठीक है, तो लोगों का जवाब भाई अभी एक यहाँ है, 3 यहाँ है, तो माइनस कर लो यार, 2 कार्बन, सीधा दनादन आंसर। अब 2 कार्बन खोजने में लग गए, लेकिन 2 कार्बन घंटा मिल रहा है उनको। द स्टडीज वेरी अनएक्सपेक्टेडली शो दैट द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल वाज अ 5 कार्बन कीटोज शुगर। कितने कार्बन का था भैया, 5 कार्बन का एक कीटोज शुगर था, जिसका नाम था राइबुलोज बिसफॉस्फेट, RUBP। डिड एनी ऑफ यू थिंक ऑफ दिस पॉसिबिलिटी, क्या आपने इस पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा था, ना,
बिल्कुल नहीं, डू नॉट वरी, चिंता ना कीजिए। द साइंटिस्ट ऑल्सो टुक अ लॉन्ग टाइम, वैज्ञानिकों को भी काफ़ी लंबा समय लगा। एंड कंडक्टेड मेनी एक्सपेरिमेंट टू रीच दिस कंक्लूजन, और इस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट कर डाले। दे ऑल्सो बिलीव्ड दैट सिंस द फर्स्ट प्रोडक्ट वाज C3 एसिड, उनका भी मानना था कि जो पहला प्रोडक्ट है वो तो एक C3 एसिड है, 3 कार्बन का एसिड है। द प्राइमरी एक्सेप्टर वुड बी 2 कार्बन कंपाउंड, जो प्राइमरी एक्सेप्टर होना चाहिए वो एक 2 कार्बन का कोई कंपाउंड होना चाहिए। They spent many years trying to identify a 2 कार्बन before they discovered 5 कार्बन। तो उससे पहले वो 2 कार्बन ही खोजते रह गए जब तो उनको 5 कार्बन का कीटोज शुगर न मिल गया। बात समझ में आ गई। अब अगला है द कैल्विन साइकिल, ठीक है। Now, Calvin and his co-worker then worked out the whole pathway and showed the pathway operated in a cyclic manner। ठीक है, कैल्विन और उनके को-वर्कर्स ने पूरा पाथवे बनाया और दिखाया कि भैया पाथवे जो होता है ना ये पूरा एक साइक्लिक मैनर में काम कर रहा है, मतलब एक जगह से शुरू हो रहा है तो एक जगह जाकर खत्म हो जा रहा है, ये साइक्लिक मैनर में चल रहा है पूरा। क्यों? क्योंकि जो RUBP था वो रीजनरेट हो रहा था। कौन रीजनरेट हो रहा था भैया? हमारा प्राइमरी एक्सेप्टर रीजनरेट हो जा रहा था, इसीलिए इसको बोला गया कि ये एक साइकिल है। नाउ लेट अस सी हाउ द कैल्विन पाथवे ऑपरेट्स एंड वेयर द शुगर इज सिंथेसाइज्ड। ये देखा जाए कहाँ पर ये शुगर बनता है और कैसे ये साइकिल चलता है। लेट अस at the outset understand very clearly that the Calvin pathway occurs in all photosynthetic plants। सबसे पहली बात ये जान ली भैया कि ये सभी photosynthetic plants में होता है। It does not matter whether they are C4 और C3, ये जरूरी नहीं है कि प्लांट C3 है कि C4 है, सभी में ही होगा या किसी तरीके से हम करा लें। क्योंकि अगर हमको ग्लूकोज बनाना है तो भैया ग्लूकोज बनाने का एक ही रास्ता है और वो है कैल्विन साइकिल, ठीक है। फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कैल्विन साइकिल कैन बी डिस्क्राइब्ड अंडर 3 स्टेजेस। कितने स्टेजेस के अंदर? 3 स्टेजेस। पहला है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा है रिडक्शन और तीसरा है रीजनरेशन, ठीक है। चलो पहला देखते हैं कार्बोक्सिलेशन। क्या लिखा है? कार्बोक्सिलेशन इज द फिक्सेशन ऑफ CO2, किसका फिक्सेशन है? CO2 का, इनटू अ स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। और ये स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट कितने कार्बन का है भैया? 3 कार्बन का है। नाम क्या है? PGA, पूरा नाम 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। Carboxylation is the most crucial step of Calvin cycle where CO2 is utilized for the carboxylation of RUBP। RUBP का कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, इसलिए मोस्ट क्रूशियल स्टेप है। दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड, ये रिएक्शन क्या होती है? कैटेलाइज की जाती है बाय एन एंजाइम जिसका नाम है RUBP कार्बोक्सिलेज। क्या नाम है? RUBP कार्बोक्सिलेज। इसका मतलब राइबोलोज बिसफॉस्फेट, जो मैंने पूरा फिगर बनाया था, फिर से बना दूं। CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH, CHOH, और ये सॉरी यहाँ से CH2OH, ये हो गया राइबोलोज, ये हो गया एक फॉस्फेट, ये हो गया दूसरा फॉस्फेट, राइबोलोज बिस फॉस्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाएगा तो कार्बोक्सिलेज, ठीक, विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA, जो आगे चल के क्या बनवा देता है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA। अब सिंस दिस एंजाइम ऑल्सो हैज एन ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी, इस एंजाइम की एक और एक्टिविटी होती है, कौन सी? ऑक्सीजनेशन की, मतलब पूरे कंपाउंड में वो ऑक्सीजन भी जोड़ सकता है धड़ाक से। तो एक्टिविटी, इट वुड बी मोर करेक्ट टू कॉल इट RUBP, मतलब राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, या फिर इसी को कहा गया है रुबिस्को। तो RUBP कार्बोक्सिलेज से कहने से बेटर है क्या कहना? रुबिस्को। बात समझ में आ गई। तो ये पूरा पहला स्टेप था जिसका नाम है कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। अगला है हमारा सेकंड स्टेप, रिडक्शन। क्या कह रहा है? दीज आर अ सीरीज ऑफ रिएक्शन, इसमें कई सीरीज ऑफ रिएक्शन है दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, जिसकी वजह से हमको एट द एंड क्या मिला? एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। द स्टेप्स इन्वॉल्व यूटिलाइजेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, जो भी स्टेप चल रहे हैं उसमें 2 मॉलिक्यूल, कितना मॉलिक्यूल ध्यान रखना? 2 मॉलिक्यूल ATP का लग रहा है फॉर फोस्फोराइलेशन, किसके लिए? फॉस्फोराइलेशन के लिए। एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH फॉर रिडक्शन, 2 मॉलिक्यूल ATP का लग रहा है और 2 मॉलिक्यूल NADPH का लग रहा है फॉर रिडक्शन
पर CO2, मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 की बात की जा रही है, ध्यान रखना। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के लिए, एक CO2 के लिए यहाँ पर 2 ATP और 2 NADPH इस्तेमाल हो चुके हैं। ठीक, फिर क्या कह रहा है, दिस रिए हाँ ये रहा मॉलिक्यूल फिक्स्ड। ठीक है, रिडक्शन पर CO2 मॉलिक्यूल फिक्स्ड। एक CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए यहाँ पर कितने, 2 ATP यहाँ और 2 NADPH यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। द फिक्सेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 6 टर्न ऑफ साइकिल। अब ये टोटल साइकिल कितने बार चलेगी, 6 बार। तो 12 ATP और 12 NADPH, इसका मतलब ये एक ATP कितना हो जाएगा, 6। तो टोटल ATP 18, टोटल ADP 12। ठीक है, आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द पाथवे। तो मतलब हमको 6 साइकिल चलानी पड़ेगी टोटल में, ताकि हम क्या बना सकें, एक मॉलिक्यूल बना सकें, किसका, ग्लूकोज का। ठीक है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमको कम से कम 6 बार ये साइकिल पूरी चलानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कहलाता है कौन सा स्टेप, हमारा रिडक्शन का। ठीक है, अगला है हमारा रीजनरेशन। तो रीजनरेशन ऑफ द CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल RUBP इज क्रूशियल इफ द साइकिल इज टू कंटिन्यू अनइंटरप्टेड। अगर बिना किसी रुकावट के हम वो साइकिल को कंटिन्यू करनी है तो RUBP का बनना बहुत जरूरी है। The regenerated step require 1 ATP for phosphorylation to form RUBP। और इस स्टेप के लिए, रीजनरेशन के लिए, हमको एक मॉलिक्यूल ऑफ ATP की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि हम क्या बना सकें, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट बना सकें। तो भैया 2 ATP यहाँ और 1 ATP यहाँ, तो टोटल में 3 ATP और 2 NADPH रिक्वायर्ड होते हैं, कितने, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए, एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए। Hence, for CO2 molecule entering the Calvin cycle, 3 molecules of ATP and 2 molecules of NADPH are required। कितना, 3 मॉलिक्यूल ATP का और 2 मॉलिक्यूल NADPH का रिक्वायर्ड होता है। अब ये लाइन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्या लिख रहा है, इट इज प्रोबेबली टू मीट। ये जो 3 मॉलिक्यूल ATP और 2 NADPH का इस्तेमाल हो रहा है, ये दोनों में अंतर है। 3 मॉलिक्यूल ATP मतलब एक ATP ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, इट इज प्रोबेबली टू मीट क्या, दिस डिफरेंस इन नंबर ऑफ ATP एंड NADPH यूज्ड इन डार्क रिएक्शन दैट द साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस। शायद इसीलिए जो ये ATP और NADPH के नंबर में डिफरेंस है, इसी कारण की वजह से डार्क रिएक्शन में केल्विन साइकिल जो, या सॉरी, जो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होता है वो भी होता है। बात समझ में आई। तो नॉन साइक्लिक के साथ साथ साइक्लिक भी हो रही है। नाउ टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 टर्न ऑफ साइकिल आर रिक्वायर्ड। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितने साइकिल चाहिए भैया, 6 साइकिल। अब कुछ सवाल पूछा हुआ है आपसे, वर्क आउट हाउ मेनी ATP एंड ADPH मॉलिक्यूल विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। भैया टोटल 6, एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में 3 ATP 2 NADPH। तो इसका मतलब 6 साइकिल चला तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना, तो टोटल में 18 ATP और 12 NADPH। तो आंसर हो जाएगा 18 ATP और 12 NADPH। ठीक, इट माइट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू लुक एट दिस व्हाट गोज इन एंड व्हाट कम्स आउट ऑफ द केल्विन साइकिल। तो इन कितना हुआ, आउट कितना हुआ, 6 कार्बन डाइऑक्साइड इन हुए, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बाहर निकल गए, 18 ATP इस्तेमाल हुए, 18 ATP बाहर निकल गए, 12 NADPH इस्तेमाल हुआ और 12 NADP बाहर निकल गए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा केल्विन साइकिल या C3 साइकिल समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, अब अगला टॉपिक होगा हमारा इसका C4 पाथवे, वो हम कवर करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।